तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग वास्तविक संख्या का जो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारा आज हम चैप्टर इसका शुरू करने जा रहे हैं। जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा वो वास्तविक संख्या नहीं, वो हम लोगों ने नंबर सिस्टम डिस्कस किया था। और हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि वास्तविक संख्या हमारा कोई चैप्टर नहीं है, ये हमारा जो नंबर सिस्टम चैप्टर था उसी का एक पार्ट है वास्तविक संख्या, जिसका आधा भाग हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा और जो बचा हुआ भाग है उसको हम लोग क्लास 10th में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास 10th में जो चीज़ें हमको पढ़नी है आज हम वो बात शुरू करेंगे। तो चलो पढ़ने के पहले हम कुछ इसका बेस बनाते हैं। अब वास्तविक संख्या की आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, तो चैप्टर पढ़ने के पहले ज़रा हम कुछ बातें देखें। हमने कहा, हम लोगों ने देखा होगा कि भाई किसी नंबर, सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है 15 को अगर आप 2 से डिवाइड करो, 15 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो देखो आएगा क्या। हमने जब 15 को 2 से भाग दिया तो ये 7 बार गया, 2 सत्ते 14 हो गया और यहाँ हमारा क्या बच गया, एक शेष बच गया। ये हमारा शेष कहलाता है। यहाँ पे हम कुछ बातें सीखेंगे थोड़ी सी। तो हमने देखा कि जब हमने 15 को 2 से भाग दिया तो 7 बार गया और नीचे एक जो बचा इसको शेष बोलते हैं। तो इसमें जो ये अलग अलग टर्म हैं इनको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इस 15 को हम क्या बोल देते हैं, 15 हमारा इसको बताते हैं भाज्य। जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो हमारा भाज्य कहलाता है। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, जैसे देखो इस 15 को हम किस नंबर से भाग दे रहे थे, 2 से भाग दे रहे थे, तो ये हमारा 2 क्या है, 2 हमारा हो जाता है भाजक। और भाग देने के बाद जितनी बार जाता है इसको हम बोल देते हैं भागफल। तो यहाँ पे 7 हमारा क्या हो गया, 7 हमारा हो गया भागफल। और जो नीचे बच गया इसके बाद भाग नहीं जा सकता, हमारे पास संख्याएं नहीं थी, इसको हम बोल देते हैं शेष। तो एक हमारा क्या आ गया, शेष। तो ये बात हम लोग पहले भी छोटी क्लासों में जान चुके हैं कि भाई ऐसी संख्या को जब हम इस तरह से भाग करते हैं तो जिसको भाग करते हैं वो हमारा भाज्य कहलाता है, जिससे भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है। भाग देने के बाद जो बार जाता है उसको हम भागफल बोलते हैं और उसके बाद अगर कोई संख्या बच गई, कट नहीं रही है, तो उसको हम शेषफल बोल देते हैं। ये हर केस में ऐसा होता है। हर केस में कोई भाग के केस में कोई भाज्य होता है, भाजक होता है, कुछ भागफल जाता है और कुछ शेष बच जाता है। हो सकता है कि शेष हमारा, जैसे मान लो कि यहाँ पे 16 हमने लिखा है एक नंबर, 16 को हमने 2 से भाग दिया। 16 को बेटा जब 2 से भाग दोगे तो ये 8 बार जाएगा और ये 16 आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा शेष आया वो इस बार शेष हमारा 0 आ गया। इस बार शेष हमारा क्या आ गया, 0। अब ज़रा एक दूसरा केस देखें हम लोगों। हमने कहा कि एक नंबर था हमारे पास 20, हमने इसको 3 से भाग दिया। 3 से भाग दिया, देखो क्या आ रहा है, 3 छक 18, 3 छक 18, यहाँ पे 2 शेष बच गया हमारे पास। अब हमने अगला नंबर ले लिया 21। 21 को अगर 3 से भाग दोगे तो देखो क्या बच रहा है, 21 को 3 से भाग दोगे 7 बार जाएगा और ये 21 आ जाएगा। ये यहाँ पे शेष हमारा 0 आ जाएगा। अगर हम 22 की बात करें, 22, तो 22 को बेटा अगर 3 से भाग दोगे, अब कहोगे सर ये क्यों हमको 21 को, 23 को, 22 को ये सब भाग देना क्यों बता रहे हो। तो ज़रा जो बात हम कर रहे हैं इसको पहले ध्यान से देखो, इसके बाद अभी हम कोई बात यहाँ से कोई लॉजिक हम लेना चाह रहे हैं, इसलिए हम तुमको सिखा रहे हैं ये बात। तो हमने जब 22 को 3 से भाग दिया तो ये हो गया 3 सत्ते 21 और यहाँ पे हमारा एक शेष बच गया फिर से। अब अगर यही नंबर हम 23 ले लेते, 23, तो 23 में अगर 3 से भाग करोगे तो ये 3 सत्ते 21 और यहाँ पे हमारा 2 शेष बच जाएगा। अब ज़रा इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो, इन सारी संख्याओं को जब आप देखोगे तो हमने पहला नंबर लिया था 20, शेषफल हमारा 2 आया। दूसरा नंबर हमने लिया 21, शेषफल हमारा 1 आया, 0 आया। अगला नंबर हमने लिया 22, शेषफल हमारा फिर से 1 आया। अगला नंबर हमने लिया 23, शेषफल हमारा 2 आया। अगला नंबर लोगे 24, शेषफल फिर से 0 आ जाएगा। यहाँ से मैं एक बात आप लोगों को बताना चाह रहा था। देखो, हम जब किसी नंबर को 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा भैया तो 1 आ रहा है
या तो 2 आ रहा है या तो 0 आ रहा है। शेषफल या तो 0 या तो 1 या तो 2। किसी भी केस में शेषफल ना तो 3 बना और ना तो 3 से ज़्यादा कोई नंबर बना। इस बात को समझना जरा कि हम किसी नंबर को अगर 3 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 0, 1 या 2 बन सकता है। किसी भी केस में 3 नहीं बनेगा। आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, कभी भी किसी नंबर को 3 से अगर भाग करोगे तो शेषफल हमेशा हमारा 2 तक ही बन रहा है। ऐसे देखो, हमने जब 2 से भाग किया था, 2 से भाग करने वाला केस देखा था, तो हमने कहा भाई किसी नंबर को अगर 2 से भाग करोगे तो शेषफल या तो 0 आएगा। 0 आने का मतलब क्या हो गया कि वो नंबर 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगा, और या तो शेषफल 1 आएगा, मतलब 2 के विभाज्य से 1 ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो, अगर ये नंबर 14 होता तो पूरी तरह से विभाज्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे 14 से 1 ज़्यादा था, मतलब ये नंबर 2 से विभाज्य से 1 ज़्यादा था। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि अगर किसी नंबर को, बात को बड़े ध्यान से सुनना, अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग दिया जाए, हमने कहा एक नंबर है ए, कोई नंबर है ए, और इसको अगर बी से भाग दिया जाए तो कितनी बार जाएगा ये तो हम नहीं कह सकते। कितनी बार जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कितना शेष बचेगा इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। इन बातों को देखने के बाद हमें लगा कि भाई शेषफल कभी भी जिस नंबर से भाग दे रहे हो उससे बड़ा या उसके बराबर नहीं हो सकता। मतलब समझना, हमने कहा जो यहाँ पे अगर a को b से भाग करोगे, मतलब a डिवाइडेड बाई b, तो यहाँ पे शेषफल जो भी हमारा आएगा, यहाँ पे जो भी शेषफल आएगा वो b से छोटा होगा। b कोई भी नंबर हो, b 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 25 है, लेकिन जो शेषफल आने वाला है वो हमेशा b से छोटा आएगा। इसी बात को, इसी छोटी सी बात को आज हम एक मेथड के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं। अब हम जो इस चैप्टर में पहले पहले नाम सुनते हैं, बड़ा भयंकर सा, मतलब बड़ा डरावना सा नाम सुनने को मिलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको हम हटा रहे हैं। ये बहुत डरावना सा नाम कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये क्या है? जब ये देखने में इतना कठिन है तो सॉल्व करने में कितना कठिन होगा? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखने में जितना कठिन सा लग रहा है, सॉल्व करने में ये इतनी ही आसान बात है। जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग करो तो हमारा भागफल कुछ आता है, शेषफल कुछ आता है। इसी बात को यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, ये उन्होंने हमको एक कॉन्सेप्ट के रूप में बताया, एक सिद्धांत के रूप में बताया, और इस सिद्धांत में इन्होंने हमसे बात बताई कि अगर कोई नंबर ए है, ए नंबर कोई है, इसको किसी दूसरे नंबर बी से भाग दिया जाए जहां ए और बी हमारा कोई पूर्णांक है। ये बात हमें ध्यान रखना है। ये हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, जहां पे ये दोनों कैसे नंबर हैं, ए भी हमारा कोई पूर्णांक है और बी भी हमारा कोई पूर्णांक है। तो हमने कहा कि अगर ए को बी से भाग दो, अच्छा एक बात और, ये जो पूर्णांक है बेटा ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है, और ये भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है। अब हमने कहा कि ए को बी से भाग करो, तो भाई ए को बी से भाग करने का मतलब जो ये बी वाला नंबर है ये छोटा होगा ए से, तभी तो भाग करो। तो हमने कहा ए बी हमारे कोई पूर्णांक हैं जहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी, हमारा ए और बी कोई पूर्णांक है जहाँ पे जो ए है वो बी से बड़ा है। ऐसे केस में जब हम ए को डिवाइड करेंगे बी से, ए को बी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कुछ बार जाएगा, मान लो क्यू बार गया, क्यू बार गया, और यहाँ पे कुछ आया, और रिमाइंडर जो हमारा बचा वो आर बच गया, जिसको हम शेष बोलते हैं, शेष बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम पहले दो बातें करेंगे। जैसे एक बार हम फिर से चलते हैं अपने 15 वाले केस में। हमने कहा 15 नहीं 16 ले लो, 16 वाले केस को देखो, 3 से भाग किया तो 3 × 5 = 15,
ये हमारा एक शेष बच गया। तो हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी भागफल प्रमेय, उसमें हमने भाग पढ़ी थी कि जो भाज्य होता है, भाज्य का मतलब जिस नंबर को भाग दिया जाता है, ये होता है जिस नंबर से भाग दिया जाए, मतलब भाजक। और गुणे, भाग देने के बाद जो भागफल आता है इसको हम भागफल बोलते हैं। और प्लस का शेष, अगर ये बात सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहते हैं हमारा भाग सही है। हमने कहा जो भाज्य है ये होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। हम किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से भाग देंगे तो वो कुछ इस तरह से भाग होगा कि कुछ बाहर जाएगा, हो सकता है कुछ शेष बचे। जैसे हमने कहा इसमें अगर हम वैल्यू पुटअप कराएं, देखो जरा, तो हमने कहा भाज्य हमारा क्या था 16, भाजक क्या था, किस नंबर से भाग दे रहे थे 3 से, भागफल कितना आया 5 आ गया, शेष क्या बचा, शेष बेटा हमारा 1 बचा था। जो अभी हमने कही बात कि ये जो शेष वाली बात है ना, ये 1, यहां पे शेष 1 बचा। हमने शेष वाली बात पे थोड़ा सा जोर दिया, हमने कहा जो ये शेष हमारा r बच रहा है ना, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ये r की वैल्यू कभी भी इस 3 मतलब b से बड़ी नहीं हो सकती। जिससे भाग दे रहे हो शेषफल कभी भी उससे बड़ा नहीं आ सकता। इस बात को आज दिमाग पे बहुत जोर दे के इस बात को अपने आप को समझा लो कि जब भी हम किसी नंबर को भाग देंगे तो जिस नंबर से भाग दे रहे हो शेषफल हमेशा उससे छोटा आने वाला है, मतलब r ऑलवेज लेस देन b होगा। r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होगी, जहां b हमारा क्या है, b हमारा भाजक है। और एक बात और, जो r की वैल्यू होगी वो एक बात और होगी कि या तो ये 0 होगी, या तो ये 0 होगी, या तो 0 से बड़ी होगी। तो r की वैल्यू ये 0 भी हो सकती है और r की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है। r की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, r की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन r की वैल्यू कभी भी b से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब r हमेशा b से छोटा होगा। इन तीनों बातों को अगर हम एक साथ अप्लाई करें तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा r है ना, r ये हमेशा b से छोटा होगा और ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगा। इस बात को हम इस तरह से लिख पाएंगे। इतनी बात को बेटा एक बार जज कर लो कि जब भी आप किसी नंबर को, किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से भाग करोगे तो जो भागफल आएगा उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो शेषफल आएगा वो हमेशा जिस नंबर से आप भाग कर रहे थे या तो उसके बराबर आएगा या तो उससे छोटा आएगा। ये बात हमें समझ में आती है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। और यूक्लिड साहब ने हमको क्या बात बताई, उन्होंने कहा कि अगर किसी नंबर a को आप b से भाग कर रहे हो तो q बाहर जाएगा और r हमारा शेष बचेगा। इस बात को उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि a बराबर हमारा हो जाता है, भाज्य बराबर हो जाता है क्या, भाजक b गुणे q प्लस का r। ये बात हमको यूक्लिड साहब ने बताई। क्या यार ये बात आज आपके लिए नई है? अरे ये तो सेकंड स्टैंडर्ड से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, दूसरी क्लास से ये बात आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो यूक्लिड साहब ने क्या नई बात बताई? बेटा यूक्लिड साहब ने नई बात हमको यही बताई कि आज तक हम संख्याओं पे काम करते आ रहे थे कि 16 को 3 से भाग दिया, 5 बार गया, 1 आ गया। लेकिन जब हमने इस बात को देखा तो हमारा दिमाग चकरा गया। ऐसा नहीं हम पहली बार देखे हैं, हमने पहले भी पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब बेटा ये हिंदी में नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि ये बात तुम्हें हिंदी में नहीं ले आएगी, ये बात हिंदी में नहीं आएगी। मैंने एक बार स्टेटमेंट में इस बात को लिखा था कि ये जो हमारा भाज्य होता है ये बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये बात हम लोगों ने एक बार देखी, लिखी। ये बात हम लोगों ने सेकंड क्लास में देखी थी, दूसरी क्लास में देखी थी। इसी बात को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको यूक्लिड साहब ने बताया। पक्का ये चैप्टर बेटा समझ में नहीं आता, चैप्टर का ये पार्ट हमको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है।
हम केयर नहीं करते हैं। ये बिल्कुल कठिन नहीं है, बस इस बात को पकड़ने का आइडिया हम सही से जनरेट नहीं कर पाते हैं अपने दिमाग में, और कहते हैं यार ये तो बड़ा कठिन हो गया। बेटा कुछ भी नहीं कठिन है, कुछ भी नहीं कठिन है, बहुत पुरानी बात है और इसी को एक सिद्धांत बना दिया गया। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, ज़रा इस बात को समझ लो कि हमने मान लो किसी एक फार्मूले पे 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हमने उसको जनरल कर दिया। हमने कहा भाई इसमें दुनिया के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे निकल जा रहे हैं, हमने उसको जनरल बना दिया। तो इसी जनरल फॉर्म को ही हम सिद्धांत बोलते हैं। मतलब आगे के आप 500 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन, 5 लाख क्वेश्चन इस फार्मूले पे सॉल्व कर सकते हो, ये सेटिस्फाई करेगा। ये हमारा एक सिद्धांत बन गया, ये हमारी एक थ्योरम बन गई। पक्का? इतनी बात पहले अपने आप को इंश्योर करो कि जितनी बात हमने बोर्ड पे लिखी ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और उसी बात को यूक्लिड साहब ने अपने इस आइडिया से बताया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब यहाँ पे जो शेष की वैल्यू है, शेष की वैल्यू क्या हो सकती है भाई? जब आपने जनरल कर दिया नंबर तो शेष क्या हो सकता है? हम कैसे समझेंगे कौन सा नंबर था, कितना शेष आया? तो बेटा ये जो शेष होगा b, हमने कहा जो b होगा ये किससे बड़ा होगा? ये हमेशा r से बड़ा होगा, और जो r होगा ये 0 से बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे जो शेष की वैल्यू आएगी वो हमेशा b और 0 के बीच में होगी, जहाँ पे b कभी भी r के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन 0 r के बराबर भी हो सकता है, r 0 से बड़ा भी हो सकता है। इतनी बात को एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे की कहानी देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, ये हमसे कह रहा है यदि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब a और b की वैल्यू 0 से बड़ी है, और a इज ग्रेटर देन b का मतलब a जो है वो b से बड़ा है। तो अगर हम a को b के फॉर्म में लिखें, a को b के रूप में लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। ये कहाँ से आया? हमने कहा कि भाई जैसे अभी हमने लिखा था कि 15 को 3 के फॉर्म में लिख सकते हो, 15 को 3 के फॉर्म में लिख सकते हो, 16 को 3 के फॉर्म में लिख सकते हो, 17 को 3 के फॉर्म में लिख सकते हो, 18 को 3 के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? हमने कहा भाई 15 को 3 से भाग दोगे, 3 पचे 15, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 15 बराबर 3 गुणे 5 प्लस 0। 16 को हम लिख सकते हैं 3 के फॉर्म में, हमने कहा 3 गुणे 5 प्लस का 1। 17 को हम लिख सकते हैं 3 के फॉर्म में 3 गुणे 5 प्लस 2। 18 को लिख सकते हैं 3 के फॉर्म में 3 गुणे 6 प्लस 0। तो यहाँ से एक बात हम समझ में आ रही है हमारे कि किसी भी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। वो बड़ा नंबर छोटे नंबर का मल्टीपल होगा या तो मल्टीपल से कुछ ज़्यादा होगा। इसी बात को हम एक बड़े इंटरेस्टेड वे में और अपने थोड़ा सा सिलेबस से हट के ऐसे मजाक में पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कुछ नंबर लिखे हों अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जहाँ तक आप नंबर लिख पाओ लिख लो, मैं 30 तक लिखूँगा। 21 22 23 24 25 26 27 8 29 एंड 30 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। हम यहाँ पे केवल और केवल बात कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांकों की। अब देखो इन नंबर्स को ज़रा देखो तो यार, ये तो गिनती लिखी है जो हम पिछली क्लासों में पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासों में। लेकिन आज इस गिनती में हम कुछ नई बात सीखने जा रहे हैं। हमने कहा ये जितने भी दुनिया के नंबर हैं, जितने भी इंटीजर हैं, इनको हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 के गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने कहा भाई एक काम करो, जितने भी नंबर ये दिख रहे हैं ना, ये या तो 2 के मल्टीपल हैं। 2 का पहला मल्टीपल कौन सा था? 2। 2 का पहला गुणांक 2 था। अगला क्या था? 3। 3 क्या था भाई? 3 हमारा 2 के गुणांक से 1 ज़्यादा था। अगला नंबर फिर से 2 का मल्टीपल था, और अगला नंबर फिर 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा था। फिर अगला नंबर 2 का मल्टीपल था,
फिर उसका अगला नंबर 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा था, अगला नंबर फिर से 2 का मल्टीपल, फिर अगला नंबर 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा। यहाँ पे आओ 25, तो क्या आराम से 25 हमारा देखो क्या 2 का मल्टीपल था, हमने कहा नहीं ये 2 का मल्टीपल नहीं था, 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा था। तो यहाँ से एक बात हम अगर डिजाइन करें, हमने कहा दुनिया के सारे इंटीजर जितने भी नंबर आप जानते हो या तो 2 के मल्टीपल होंगे, मतलब 2 से भाग करने पे वो कट जाएंगे। कितनी बार जाएंगे ये हमको नहीं पता, तो हमने कह दिया भाई 2 इंटू क्यू। अब 2 गुणे क्यू लिखना, अभी क्लास 10th में पहुंच गए हो, अभी इतने भी बच्चे नहीं हो, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे या तो 2Q के फॉर्म के होंगे, मतलब 2 से भाग दोगे तो कुछ बार जाएंगे प्लस 0 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 0 को हम नहीं लिख रहे हैं। हमने कहा कि दुनिया के सारे नंबर या तो 2 से विभाज्य होंगे, मतलब 2Q के रूप में होंगे, या तो 2 के विभाज्य से 1 ज़्यादा होंगे। जैसे 2 से विभाज्य कौन कौन से थे, 2, 4, 6, 8, 10। और दूसरी बात हमने कहा 2 के विभाज्य से 1 ज़्यादा होंगे। देखो ऐसे नंबर कौन कौन से मिले, 3 2 के विभाज्य से 1 ज़्यादा, 5 2 के विभाज्य से 1 ज़्यादा, 7 2 के विभाज्य से 1 ज़्यादा, 9 2 के विभाज्य से 1 ज़्यादा, 27 2 के विभाज्य से 1 ज़्यादा, जितने भी नंबर जान सकते हो, 77 2 के विभाज्य से 1 ज़्यादा। तो ऐसे दुनिया का कोई भी नंबर लोगे तो या तो वो 2 का मल्टीपल होगा, 2 से विभाज्य होगा, या तो 2 के विभाज्य से 1 ज़्यादा होगा। तो हम दुनिया के सारे नंबर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ये दुनिया के सारे नंबर लिखे गए हैं, 2Q या 2Q+1। अब हम जरा 3 की बात करें। हमने कहा दुनिया के सारे नंबर्स को 3 से विभाज्य के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? हमने कहा भाई पहला 3 से विभाज्य का, जो 3 से विभाज्य का पहला नंबर था वो कौन सा था, 3। ये 3 था पहला विभाज्य। 4 3 के विभाज्य से 1 ज़्यादा था, देखो ये 3Q था, ये 3Q+1 बना, ये 3Q+2 बना, ये 3Q+3। 3Q+3 का मतलब हो गया, यहीं लिखा है 3Q+3, मतलब यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो ये Q+1 बन जाएगा, और 3 इंटू समथिंग ये फिर से 3 से विभाज्य हो गया, तो फिर से ये 3 से विभाज्य हो गया। अगला नंबर फिर से भाई 3 से विभाज्य से 1 ज़्यादा, 3 से विभाज्य से 2 ज़्यादा, और फिर से 3 से विभाज्य। तो हम यहाँ पे एक बात करें, हमने कहा भाई 2 से विभाज्य के टर्म में तो चीज़ें हमने कर ली। हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के सारे नंबर या तो 3 से विभाज्य होंगे, या तो 3 से विभाज्य से 1 ज़्यादा होंगे, या तो 3 के विभाज्य से 2 ज़्यादा होंगे। देखो बात को अभी ऑब्जर्व करो बेटा, यही बातें आगे चल के हमारा कॉन्सेप्ट बनाने वाली हैं। अगर ये बात एक बार समझ में आ गई तो फिर ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान है, और अगर ये बात नहीं समझ में आई तो थोड़ी सी मुश्किल होगी चैप्टर को हमें समझने में। और हमें नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। हमने कहा सारे नंबर को हम किसी नंबर के गुणांक के रूप में लिख सकते हैं, मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने सारे नंबर को 3 के मल्टीपल के रूप में लिख दिया। 3 का मल्टीपल मतलब इन नंबर को 3 से भाग करोगे तो या तो कट जाएगा, 3Q का फॉर्म आ जाएगा, या तो कटने से 1 ज़्यादा बच जाएगा, मतलब 1 शेष बच जाएगा, या तो 2 शेष बच जाएगा। जो इसमें 3 शेष बचेगा मतलब उसके मल्टीपल से 3 ज़्यादा, वो भाई खुद भी तो मल्टीपल हो जाएगा 3 का। यही बात तो हम लोगों ने यहाँ पे कही। ऐसे ही हम अगर 4 के केस में चेक करें तो ये 3 का मल्टीपल होगा। 4 का केस देखो तो हमने कहा दुनिया के सारे नंबर या तो 4 के गुणांक होंगे, मतलब 4 से भाग देने पे कट जाएंगे। तो वो नंबर कौन कौन से हैं? नंबर हमारा हो गया पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 8, तीसरा नंबर 12, चौथा नंबर 16। इस तरह से ये सारे नंबर कौन से थे मिले हमको? ये सारे नंबर 4 के मल्टीपल मिले। तो हमने कहा दुनिया के सारे नंबर या तो 4 के मल्टीपल हैं, ये वाले नंबर हुए। अगला नंबर 5, ये 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। अगला नंबर ये 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा था, और अगला नंबर ये 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा था, और फिर अगला नंबर ये 4 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा था, मतलब ये खुद भी 4 का मल्टीपल हो गया, ये Q+1 आ गया, और 4 गुणे समथिंग वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो
तो ऐसे हम सोच सकते हैं यार 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल। लेकिन एक बात ज़रा देखो, जिस भी संख्या का मल्टीपल ले रहे हो, मतलब जिस भी संख्या से भाग कर रहे हो, यहाँ पे 2 से भाग किया तो या तो वो 2 से पूरी तरह से कट गया या तो ये एक शेष बच गया। देखो यही तो लिखा है, ए हमने बराबर एक कोई भी संख्या ले ली, जनरल नंबर, वो 2 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, कुछ भी ले लो। लेकिन इस नंबर को जब आप 2 से भाग करोगे तो वो क्यू बार जाएगा। क्यू कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ए पे। जैसे ए हमने मान लो 15 लिया तो क्यू की वैल्यू 7 आ जाएगी और वहाँ पे हमारा एक शेष बच जाएगा, ये हमारा आर है। सॉरी, ए की वैल्यू 16 ले लोगे तो जब ए को 16 लोगे और 2 से इसको भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, क्यू बार जाएगा, क्यू की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो जो ये हमारा क्यू है ये डिपेंड करेगा आप ए क्या ले रहे हो। हम किसी जनरल नंबर की बात कर रहे हैं, जनरल नंबर वो कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा कि भाई किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, जो धनात्मक इंटीजर है उसको अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, भाग दे रहे हो, तो या तो वो कट जाएगा या तो वो कटने से कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा आप कौन से नंबर से भाग दे रहे हो। जैसे हमने 2 से भाग दिया तो 1 ज़्यादा होगा, 3 से भाग दोगे तो हो सकता है 1 ज़्यादा हो सकता है 2 ज़्यादा हो, 4 से भाग दे रहे थे तो हो सकता है कट जाए, हो सकता है कटने से 1 ज़्यादा हो जाए, मतलब 1 शेष बचे, हो सकता है 2 शेष बच जाए, कटने से 2 ज़्यादा हो जाए, हो सकता है 3 शेष बच जाए, कटने से 3 ज़्यादा हो जाए, हो सकता है 4 शेष बच जाए। और जब भी 4 शेष बचेगा मतलब बी के बराबर हो गया आर, और जब बी आर के बराबर हो जाएगा तो वो खुद से 4 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बातें बेटा एक बार इंश्योर कर लो। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमको बताता है कि जब दुनिया के किसी नंबर को, जो पूर्णांक है, दूसरे नंबर से भाग दोगे तो कुछ बार जाएगा और कुछ शेष बच जाएगा। यही बात हमको यूक्लिड साहब ने बताई। तो इतनी बातों को नोट कर लो। उसके बाद चलते हैं हम एक क्वेश्चन की तरफ। बेटा एक क्वेश्चन हमको दिया है, क्वेश्चन जरा पढ़ो। करा दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है। हमें यहाँ पे ये दिखाना था कि अगर कोई धनात्मक समपूर्णांक है तो 2 × q के रूप का है। 2 × q का मतलब हम लोगों ने समझा था कि भाई वो 2 से विभाज्य है, और 2q + 1 का मतलब हो गया कि 2 के विभाज्य से 1 ज़्यादा है, मतलब 2 से भाग करोगे तो 1 शेष बच जाएगा। तो हमें ये शो करना था, ये बात हमको दिखानी थी। हम लिखते कैसे इस बात को, ज़रा इस बात को अब हमें समझना है। तो ज़रा देखो, हमने कहा मान लेते हैं, हम माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए। अब धनात्मक पूर्णांक हम ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन 0 एक पूर्णांक है। ए इज ग्रेटर देन 0 मतलब हो गया धनात्मक, और पूर्णांक हमने लिख दिया पूर्णांक है। ये थोड़ा स्मार्ट लैंग्वेज हो गई, हमारी स्मार्ट भाषा हो गई, बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा कुछ नई बातें लिखने की कोशिश करो। तो हमने कहा ए हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब धनात्मक हो गया, और साथ में हमने पूर्णांक लिख दिया, तो ए हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया। ये बात हमने लिख दी। अब हमें ये दिखाना था कि अगर ए को 2 से भाग करोगे तो या तो वो कट जाएगा और या तो वो कटने से 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने बात करी थी कि अगर ए हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ से देखो b की वैल्यू जिससे भाग दे रहे हो b बराबर क्या है, b बराबर 2, ये हमको दिया है। क्वेश्चन से हम ये पहचानेंगे कि ये जो q आया है 2 से भाग देने के बाद आया है। तो a बराबर हमारा होता है b × q + r, b बराबर 2 आ गया। तो अब हम यूक्लिड विभाजन से हम लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमसे क्या कहती है, जरा हम इसको लिखें एक बार। तो हम कहेंगे a बराबर b × q + r, जहाँ पे a हमारा क्या था, वो कोई धनात्मक पूर्णांक था, वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, हमसे नहीं मतलब कोई भी नंबर था। तो a बराबर हमारा क्या लिख पाएंगे हम, जिस नंबर से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे थे बेटा, 2 से। 2 से भाग दोगे
तो कुछ बार जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कितनी बार जाएगा। ए हमने क्या लिया है, ए अगर 4 लोगे 2 बार जाएगा, ए 10 लोगे 5 बार जाएगा, ए 11 लोगे 5 बार जाएगा, कुछ और शेष बच जाएगा। तो हमने कहा अगर ए को 2 से भाग दोगे तो ये क्यू बार जाने वाला है और प्लस का आर शेष बचने वाला है। इस जरा आर की वैल्यू चेक करो, आर क्या क्या हो सकता है। हमने कहा था बेटा जो आर की वैल्यू होगी वो हमेशा बी से छोटी होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा आर होगा लेस देन बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस बात को हमें लिखना पड़ेगा नीचे कि जो आर की वैल्यू होगी वो बी से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हो क्या क्या सकती है। तो हमने कहा भाई आर की वैल्यू 0 हो सकती है, आर की वैल्यू 1 हो सकती है। क्या आर की वैल्यू 2 भी हो सकती है? आर की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि कभी भी आर बी के बराबर नहीं हो सकता। जो शेष आएगा वो कभी भाजक के बराबर नहीं हो सकता। तो आर की यहाँ 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, 0 और 1। तो हम देखेंगे कि भाई ए हमारा कौन कौन सा केस बनाएगा, कौन कौन से नंबर हमारा बनाएगा। तो हम यहाँ पे आर की अलग अलग वैल्यू रख के चेक करेंगे। हमने कहा अगर ए को यदि आर बराबर 0, अगर आर 0 आ रहा है मतलब वो नंबर 2 से कट जा रहा है, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा 2 से भाग देने पे। किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देने पे शेषफल 0 आने का मतलब हो गया कि वो संख्या पूरी तरह से कट जा रही भाग देने पे। तो हमने कहा ए जो हमारा है कोई भी नंबर है, यहाँ पे आर 0 आ रहा है तो ये 2 से भाग देने पे क्यू बार जाएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा 0 आ जाएगा। तो ए हमारा 2 इंटू क्यू के फॉर्म का आ गया। जो ए की वैल्यू है वो 2 क्यू के रूप का आ गई। और हमें दिखाना था कि भाई धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यू के रूप का होगा। बेटा क्या ये नंबर 2 से विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। और हमने सम और विषम की परिभाषा पढ़ी थी कि वो नंबर जो 2 से विभाज्य हो सम कहलाता है। तो अब इसे लिख सकते हैं कि भाई ये सम है। बोलो हाँ या ना। तो जब कोई सम संख्या होगी तो वो 2 से विभाज्य होगी। हमने देखा ए अगर हमारा 2 क्यू के रूप का आ गया, मतलब ए की आर की वैल्यू 0 आ गई, तो ये सम हो गया। क्लियर। अब अगर आर की वैल्यू 1 आ गई, आर की वैल्यू 1 आ गई तो जरा ए देखो क्या बनने वाला है। इस समीकरण में आर की वैल्यू 1 रख दो, बी की वैल्यू तो हमने 2 पहले से ही मान रखी है। तो ए बराबर हमारा क्या बन जाएगा 2 इंटू क्यू प्लस का 1। और ये नंबर क्या 2 से विभाज्य है? भाई 2 के विभाज्य से 1 ज़्यादा हो गया। ये 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। और हमने कहा था ऐसा नंबर जो 2 से विभाज्य ना हो, क्या बोलते थे उसको? तो हम कह देते थे भाई विषम संख्या है। यही बात तो हमको दिखानी थी लिख के। तो बेटा ये थ्योरी पार्ट हमको लिखना आना चाहिए कि ऐसे हमें इसको लिख के दिखाना पड़ेगा। क्लियर। तो इतनी बातें नोट कर लो। और आज हमारा ये एक क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, और यही एक क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी अब अपनी बुकों के क्वेश्चन आप लोग चेक करो, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो, मनोहर रे, बालाजी या CBSE NCERT कहीं से भी पढ़ रहे हो, उससे मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट सारे करवाए जाएंगे, सारे बुक के क्वेश्चन निकलेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन मत पढ़ो। कुछ बच्चे कहते हैं सर मनोहर रे से पढ़ाओ, कोई भाई बालाजी से पढ़ाओ। यार इतनी प्रकाशन की बुकें चलती हैं ना कि पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट पढ़ लो, दुनिया की कोई भी बुक आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर बुक पढ़ोगे तो हो सकता है कॉन्सेप्ट रह जाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसमें कॉन्सेप्ट लगभग सारे दिए गए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ यार कि कॉन्सेप्ट पढ़ लो, सारी बुकें सॉल्व करो, क्यों किसी एक प्रॉपर बुक से काम करो। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान दो, बुक से क्वेश्चन लगाओ, वो तुम्हारी प्रैक्टिस में काम आएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे कराएंगे, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराएंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस आप लोगों के हाथ में। एक भी क्वेश्चन आप देखोगे कि चैप्टर खत्म होने के बाद एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में हाई स्कूल लेवल की नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी है तो। और नहीं करी है तो फिर आप अपने मालिक हो। तो ये बात नोट कर लो। और हम लोगों ने आज ये
इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन किया। कल हम इस लेक्चर की आगे की सीरीज में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका अगला जो भी पार्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। अगले क्लास में फिर से इसी यूक्लिड विभाजन पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग करेंगे।